सबको स्क्रीन विजिबल है? ओके। तो क्वांटिटीज होती हैं चार तरह की: रेशो, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। वेक्टर क्वांटिटीज जिनमें डायरेक्शन चाहिए होती है। वेक्टर के टाइप में पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, कोप्लानर वेक्टर, कॉन्करेंट वेक्टर। फिर बात आ रही थी जीरो, नल या जीरो वेक्टर। नल वेक्टर भी बोलते हैं, जीरो वेक्टर भी बोलते हैं। तो इसका कंसेप्ट हमें इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसको हम बोलते हैं नल वेक्टर। तो इसको हम पॉइंट से दिखाते हैं। इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। अब जिसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, इसका सीधा सीधा मतलब है कि हम इसमें कोई सी भी डायरेक्शन दिखा सकते हैं। बिकॉज इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है तो कोई सी भी डायरेक्शन इसकी हो सकती है। दो स्टेटमेंट है। तो जीरो वेक्टर की जरूरत इसलिए पड़ी कि जब हम बात कर रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा की, तो वेक्टर अलजेब्रा में ये रूल है कि जब दो वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे, देन रिजल्टेंट क्वांटिटी मस्ट बी ए वेक्टर। तो जब तुम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो, रिजल्टेंट क्वांटिटी को वेक्टर ही होना चाहिए। अगर वो वेक्टर नहीं हुई तो वेक्टर अलजेब्रा फेल हो जाएगी। तो अगर हम दो अपोजिट वेक्टर्स को जोड़ें, एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, दो अपोजिट वेक्टर्स, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट आएगा जीरो। अब उस जीरो में कोई डायरेक्शन तो है नहीं, तो उसको कैसे दिखाएंगे? अगर मैं किसी वेक्टर ए में उसका अपोजिट वेक्टर ऐड कर देता हूं, उसका अपोजिट वेक्टर हुआ -a, तो अब मुझे क्या मिलने वाला है? मुझे मिलने वाला है जीरो। तो वेक्टर अलजेब्रा ये कहती है कि दो वेक्टर का सम या सब्ट्रैक्शन हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसको सिंपली जीरो कहने की बजाय हम इसके ऊपर वेक्टर का सिंबल लगा देते हैं और इसको कहते हैं हम जीरो वेक्टर। तो ये लॉजिक है कि हम इसको जीरो वेक्टर कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी का वेक्टर है, जीरो वेक्टर, जिसकी जरूरत हमें पड़ती है। नेक्स्ट जो हमें समझना है, यूनिट वेक्टर। वैसे तो फिजिक्स बहुत आसान है, जो नाम का मतलब होता है वही मतलब होता है। तो ये जब तुम नाम देख रहे हो यूनिट, यूनिट से क्या मतलब है? एक तो होता है जो हम यूनिट लगाते हैं पीछे, और एक यूनिट का मतलब होता है वन। तो तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे क्या मतलब है यूनिट का? जो मीटर, सेकंड, किलोग्राम वो लगाते हैं वो मतलब है, या वन मतलब है? बताओ, व्हाट डू यू थिंक? एनीबडी में से कोई भी? आवाज आ रही है मेरी? अपना माइक चालू करके बताओ, यूनिट का यहाँ पर तुम्हें क्या मत लगता है, क्या मतलब है? यूनिट का मतलब वन है, या यूनिट का मतलब है जैसे मीटर होता है, किलोग्राम होता है, सेकंड होता है, यूनिट्स होती हैं वो है? हाँ, क्या बोल रही हो परी? यहाँ पर यूनिट वेक्टर में, हाँ यूनिट वेक्टर में यूनिट का मतलब है वन। तो ऐसा वेक्टर यानी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन है, और डायरेक्शन है तो कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएंगी? जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड कितना है? वन है। जैसे वन न्यूटन फोर्स, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, इन सबको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। A vector having unit magnitude is called unit vector. It is used to specify direction. सिर्फ दिशा बताने के काम आता है, हमारे डायरेक्शन बताता है। यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंबल इज कैप, ए कैप, इसको पढ़ते हैं ए कैप। ऊपर जो टोपी लगा दी ए के ऊपर, ए कैप, और ए हैट और ए कैरेट, हम जो है इसको ए कैप बोलेंगे। यूनिट वेक्टर ए कैप से दिखाएंगे। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, किसी वेक्टर ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमें डिफाइन करना है। देन दिस यूनिट वेक्टर ए कैप इज वेक्टर itself divided by its magnitude. Unit vector is vector upon magnitude.
अब इसका मतलब क्या है वो मैं समझाता हूं तुमको, इसका मीनिंग क्या निकलता है। बार बार मेरा बोर्ड गायब हो जाता है यहाँ से। ओके, ये देखो इसका मीनिंग क्या है बच्चों। अगर मैं लिखता हूं कि मेरे घर से बाजार कितना दूर है, उसको मैंने वेक्टर एस से दिखाया। हाँ बोलो। हाँ ये तुम लिख सकते हो, समझने के लिए प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की। मैंने दिखाया मेरे घर से बाजार, तुम यहाँ लिख सकते हो पहले जो लिखा था इसको नल वेक्टर कह सकते हो, नल वेक्टर। अभी हम यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं। मेरे घर से बाजार 4 किलोमीटर दूर है। 4 किलोमीटर को मैं चाहूं तो मीटर में बदल सकता हूं। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं बोलो। हाँ तो 4 किलोमीटर में 4000 मीटर। किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में है सपोज, पूरब की तरफ, टुवर्ड्स ईस्ट। अगर मैं टुवर्ड्स ईस्ट इस्तेमाल ना करूं तो फिर एस के ऊपर मैं वेक्टर नहीं लगा पाऊंगा, उसको बोलूंगा डिस्टेंस। और अगर मैं टुवर्ड्स ईस्ट इस्तेमाल कर रहा हूं तो ये फिर एस के ऊपर मैं ऊपर वेक्टर का सिंबल लगाऊंगा और ये बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में वन मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालना चाहता हूं, जिसको मैं किससे दिखाऊंगा, ऊपर टोपी पहना देंगे एस को, एस कैप से दिखाऊंगा। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, 1 हो यानी जो भी यूनिट आ रही है 1 मीटर, 1 मीटर हो। 1 मीटर कब आएगा, जब उसमें सिर्फ डायरेक्शन बचेगी, मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो मेरे को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, मैं डिवाइड करूंगा 4000 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट को, यानी वेक्टर इटसेल्फ, जो वेक्टर खुद है ईस्ट को, उसके मैग्नीट्यूड, इस वाले वेक्टर में मैग्नीट्यूड कितना है, ये है मैग्नीट्यूड 4000, दिस इज द मैग्नीट्यूड। एंड टुवर्ड्स ईस्ट इज डायरेक्शन। तो वेक्टर दो चीजों को मिलाकर बनता है। पहली चीज मैग्नीट्यूड, हिंदी में कहते हैं परिमाण, यानी उसकी मात्रा कितनी है। जैसे बोलते हैं ना कोई चीज तुम मिलाते हो किसी में, परिमाण। कोई भी चीज हम बाजार से खरीद के लाते हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट्स कौन सी मात्रा कितना मात्रा में मिला हुआ है, मैग्नीट्यूड। तो मैंने 4000 से इसको डिवाइड किया। डिवाइड किया तो तुम देख रहे हो कैंसलेशन किसका हो गया, 4000 4000 कट गया, यहाँ एक बचा। तो यूनिट वेक्टर क्या हुआ, 1 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो उसमें सिर्फ डायरेक्शन बची। क्या हम डायरेक्शन से डिवाइड कर सकते हैं, कैन वी डिवाइड बाय डायरेक्शन, आंसर इज नो, नॉट एट ऑल। तो वेक्टर्स में डिवीजन ऑपरेशन डिफाइंड नहीं है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते। तो अब रिप्रेजेंटेशन कैसा है, एस कैप जो यूनिट वेक्टर है वो होगा वेक्टर एस डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को लिखने का एक तरीका ये है, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर मैंने वेक्टर का सिंबल नहीं लगाया, सिंपली एस लिखा जैसे यहां लिखा था, तो ये एस जो है उसका मैग्नीट्यूड ही है। तो इन दोनों में से कोई सा भी तरीके से हम दिखा सकते हैं। तो ये देखो यूनिट वेक्टर ए कैप, वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो अब अगर मैं वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये मैग्नीट्यूड ए कैप के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं वेक्टर ए क्या है, ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गई इसकी डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। या फिर मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, दो बार लगाकर। हाँ पूछो क्या पूछो। कोई वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसमें दो चीजें होती है, वो मैंने समझाया। वेक्टर क्वांटिटी में एक होता है उसका मैग्नीट्यूड कि वो कितना है, और दूसरा उसमें होती है डायरेक्शन, जब भी तुम किसी वेक्टर को एक्सप्रेस करते हो। मान लो ये एक पेन है,
अगर मैं इसकी लंबाई को नापता हूं स्केल से, तो स्केल से मैंने इसकी लंबाई नापी 15 सेंटीमीटर। अगर मैंने पेन को ऐसे वर्टिकली पकड़ा हुआ है, तो मैं बोलूंगा इसके बेस से इसकी टिप कितना दूर है। मैं बोलूंगा इसके बेस से इस पेन की टिप 15 सेंटीमीटर अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ है। इसके बेस से इसकी टिप 15 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ है। तो अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी हुई 15 सेंटीमीटर, ये मैग्नीट्यूड है, 15 सेंटीमीटर उसकी यूनिट है, और ऊपर की तरफ ये उसकी डायरेक्शन है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी टिप इसके बेस के कंपैरिजन में कितना खिसकी हुई है, डिस्प्लेस्ड, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अभी पढ़ेंगे। तो कितना खिसकी हुई, 15 सेंटीमीटर खिसकी हुई है। अगर मुझे इसकी डायरेक्शन में यानी अपवर्ड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो सिंपली मैं क्या करूंगा, 15 से डिवाइड कर दूंगा। 15 सेंटीमीटर अपवर्ड्स को अगर मैंने 15 से डिवाइड कर दिया तो मुझे मिलता है 1 सेंटीमीटर अपवर्ड्स। 15 अपॉन 15 इज 1। तो 1 सेंटीमीटर अपवर्ड को मैं क्या बोलूंगा, इस पेन की टिप की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो ये कंसेप्ट है यूनिट वेक्टर। बेस वेक्टर्स क्या होते हैं, इनकी जरूरत हमें पड़ती है अगर हम x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस की बात करें। आर यू फैमिलियर विद x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस? नहीं, ओके। ग्राफ खींचे तुमने? हैव यू प्लॉटेड एनी ऑफ द ग्राफ्स ऑन ग्राफ पेपर? खींचे ग्राफ? तो ग्राफ खींचते हैं तो हम, हाँ तो, हाँ तो वही होता है x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहां पर ग्राफ खींचना चाहता हूं, ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी का वेरिएशन किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ रिप्रेजेंट करता है। तो ग्राफ खींचने के लिए हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, उस स्टार्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, उद्गम स्थल। क्या तुम बता सकते हो गंगा नदी का ओरिजिन कहां से है? हाँ, और जो मनाली गया घूमने उसको पता है वहां पर कौन सी नदी बहती है, कौन सी नदी बहती है मनाली में, कुल्लू मनाली में? हम्म, जो ऊपर पहाड़ों से निकल के आती है। भूल गए, कोई भी नहीं जानता? कुल्लू मनाली में कौन सी नदी बहती है जो पहाड़ों से निकल के आती है? हर नदी पहाड़ से ही क्यों निकलती है? या जरूरी है पहाड़ से निकलती है, या बिना पहाड़ के भी नदियां बहती है, निकलती है मतलब उद्गम स्थल? ऐसी कोई नदी है जो पहाड़ से ओरिजिनेट नहीं हुई है? क्या चंबल पहाड़ से निकली है? यू कैन फाइंड आउट, ठीक है, तुम पता लगा सकते हो। भाई हमें नहीं पता है, अभी तुम बोलेंगे हमें नहीं पता है, पता लगा सकते हो। हाँ बोलो। हाँ, जनरली पहाड़ों पे जो बर्फ होती है वो पिघलती है, और वो बर्फ पिघलने के बाद जो पानी बनता है वो नदी का रूप ले लेता है धीरे धीरे बहकर। फिर ऊंचाई से नीचाई की तरफ ये नदी बहती है। एक तो ऊंचाई से नीचाई की तरफ बहेगी, प्लस एक इफेक्ट और आता है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं तुम्हारा ध्यान उस तरफ दिलाना चाहूंगा। क्या होती है? हाँ वो तो ठीक है कि पेबल्स जो है घिसते जाएंगे, कंकड़ पत्थर, और उससे रेत बनेगी। बनास नदी में जो रेत है उससे फिर घर बनाने के काम हम लेते हैं। तुम्हें पता है अर्थ अपने एक्सिस पर घूम रही है, और उसकी जो वेलोसिटी उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा से दिखाते हैं। अगर तुम किसी बॉल को जमीन पर घुमाओ, उस पर पानी की एक बूंद डालो यहां पर, तो घूमने पर वो बूंद किधर जाएगी छिटक कर?
दूर चली जाएगी किनारे से, ये सेंटर से दूर। मान लो बॉल इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, तो पानी अगर इसके पास, बॉल के पास है, हमने कोई पेट पाला, कुत्ता या बिल्ली, उसको गीला कर दिया, या पिकाचू जैसे राघव के पास को गीला कर दिया, निला दिया। अब क्या होता है, जब वो अपने बाल झाड़ता है तो आसपास सब जगह जाता है पानी छिटक के दूर। वो तो बाल झाड़ रहा है, इसलिए किसी भी हम बॉल को अगर घुमाएं तो बॉल से भी पानी छिटक कर दूर जाएगा, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वजह से कपड़े धोने वाली मशीन में, कपड़े धोने वाली मशीन में अंदर झांक कर देखा है किसी ने? देखा है क्या भाई, बताओ। वॉशिंग मशीन के अंदर क्या होता है, देखा है झांक के अंदर, चलती हुई में नहीं, बंद में। एक टब होता है स्टील का, जिसमें छेद होते हैं, चाहे वो टॉप लोड हो चाहे फ्रंट लोड हो। समझते हो तुम, फ्रंट लोड टॉप लोड, व्हाट इज द डिफरेंस? टॉप लोड में ऊपर से कपड़े भरते हैं, फ्रंट लोड में ये ड्रम जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ होता है, यानी इस तरह से, और इसमें कपड़े सामने से भरे जाते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो इसमें यहाँ छोटे छोटे छेद होते हैं, वो किस लिए होते हैं, एनी आइडिया? हाँ, ताकि पानी बाहर निकल पाए। पानी बाहर क्यों निकलना चाहता है, या क्यों निकलेगा, जब इसे घुमाया जाएगा, स्पिनर, जब हम कपड़े सुखाना चाहते हैं धुलने के बाद, तब स्पिनर इसे स्पिन कराता है, जिससे सारा पानी छिटक के बाहर आ जाता है। एंड इट इज बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एंड एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज mv स्क्वायर बाय r। साइकिल चलाई तुमने सबने? हाँ। क्या जरूरी है? उससे पहले क्या बोला शुरू में तुमने, क्या जरूरी है? माइक जब तुम ऑन करते हो ना, तो उसके 1-2 सेकंड का पॉज देकर फिर बोलोगे तो आवाज चालू होती है तुम्हारी। हाँ बोलो। हाँ, पानी निकलना जरूरी तो होता है, पर निकलने के पीछे फिजिक्स क्या है, निकलने के पीछे फिजिक्स क्या है, पानी पे ये फोर्स लग रहा है mv स्क्वायर बाय r, तो पानी बाहर निकल जाता है कपड़ों से, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यही कारण है कि नदियों पर भी एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिससे नदियां पोल से, ये क्या है यहाँ पर, पोल्स हैं, पोल से किसकी तरफ बहेंगी, इक्वेटर की तरफ बहेंगी। इक्वेटर समझते हैं सब, ज्योग्राफी में पढ़ा है। तो पोल से इक्वेटर की तरफ नदियां बहती हैं। वापस लौटते हैं बच्चों, ये है एक्स एक्सिस, हिंदी में बोलते हैं एक्स अक्ष। ये है वाई एक्सिस, हिंदी में बोलते हैं वाई अक्ष। और ये है ओरिजिन, उद्गम स्थल, यहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं एक्स और वाई एक्सिस। तो इस डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव मानता हूं, किसी एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, नेगेटिव। तो उधर पॉजिटिव, हाँ, कुछ कह रहे हो? हाँ, तो इधर ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। तो हमें कन्वेंशन लेना होता है, यानी डायरेक्शन लेनी होती है। अब किसी भी एक क्वांटिटी का वेरिएशन दूसरी क्वांटिटी के साथ हमें दिखाना है, तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं उसका, कि वो क्वांटिटी कैसे बदल रही है, कैसे वैरी कर रही है। तो इसके लिए हम ये कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं, क्योंकि यहां पर एक रेक्टेंगल बन सकता है पूरा, अगर मैं इसको बंद करता हूं, इसलिए इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम इसकी मदद से किसी पॉइंट की लोकेशन लोकेट कर सकते हैं, कि वो पॉइंट कहां पर होगा। जैसे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स एक और नई टर्म आ गई तुम्हारे लिए, इनको बोलते हैं हिंदी में निर्देशांक। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तुमने पिक्चर देखी होगी, उसमें बोलते हुए सुना होगा, जैसे उरी, या ऐसी कोई पिक्चर, जिसमें किसी को बोलते हुए सुना होगा कि हाँ बम गिराना है तो कहां पर। तो वो लोकेशन, लोकेशन हम कोऑर्डिनेट्स की टर्म्स में स्पेसिफाई कर सकते हैं बच्चों। जैसे मान लो ये एक खाना, ये दिख रहा है ना, चेक दिख रहा है तुमको, ये खाना है ना, स्क्वायर दिख रहा है, बैकग्राउंड में स्क्वायर्स बने हुए ना,
तो माना कि एक खाना 1 सेंटीमीटर है, तो ये 1 सेंटीमीटर हुआ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, इस तरह से। इसी तरह से y एक्सिस पे हो गया 1। हम चाहे तो स्केल अज्यूम कर सकते हैं, नहीं मान सकते हैं, ज्यादा या कम भी मान सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। मैं अभी सिंपल वे में समझा रहा हूं। अगर तुमसे कहें एक पॉइंट लोकेट करो जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2 और 3, ये कोई पॉइंट है P, इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 3। अब इसका मीनिंग क्या होता है? ऐसे लिखने का मीनिंग होता है कि जो पहले लिखा है वो x कोऑर्डिनेट होता है, और जो बाद में लिखा होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है। और अगर हम 3D में, 3D यानी 3 डायमेंशन में लोकेट करना चाहें, तो तीसरा एक्सिस हमें और लेना होता है। ये तो हुआ x एक्सिस, ये हुआ y एक्सिस, तीसरा एक्सिस होता है z। पेपर पे दिखा रहा हूं मैं, बाकी वास्तव में ये z कौन सी डायरेक्शन है? ये तुम्हारी तरफ आ रही है स्क्रीन से बाहर निकल के। z इज कमिंग आउट टूवर्ड्स यू, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। और -z किधर जाएगा? अंदर, परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन। तो ये 3D में ऐसे दिखाते हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ 2 और 3 दो ही दिखाए मैंने। अगर एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, अगर मैं तीनों कोऑर्डिनेट दिखाऊंगा, तो फिर मुझे एक और लिखना पड़ेगा, इट मे बी -1 आल्सो, 2, 3 एंड -1। तो इसका मतलब होगा एक्स डायरेक्शन में 2 मैग्नीट्यूड है, वाई डायरेक्शन में 3 है, और जेड डायरेक्शन में -1 है। तो पहले हम 2, 3 को लोकेट करते हैं। तो P पॉइंट कहाँ होगा? पॉइंट P कहाँ होगा कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चलेगा कि उसका x कोऑर्डिनेट 2 है, तो हम x डायरेक्शन में चलकर जाएंगे 2 यूनिट। y कोऑर्डिनेट 3 है, तो y डायरेक्शन में चल के जाएंगे 3। अब ये 3 और ये 2 का जो इंटरसेक्शन होगा इस स्पेस में, दिस इज इंटरसेक्शन फॉर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, दिस इज पॉइंट P। ऐसे लोकेट होगा पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट है 2 एंड 3। अगर तुम्हारे समझ में आया है मैंने क्या बताया है, तो ये बताओ कि ये कोई पॉइंट है Q, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या लिखूं? 3 और 2, क्योंकि x डायरेक्शन में 3 के सामने है, y डायरेक्शन में 2 के सामने है। तो क्या तुम एक पॉइंट R लोकेट कर सकते हो जिसके कोऑर्डिनेट हैं 4 और 1? क्या पॉइंट R यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, या यहां होगा? यानी पोजीशन M पर, N पर, O पर, P, U पर, या V पर कहाँ होगा? क्योंकि x कोऑर्डिनेट कितना है 4, और y कोऑर्डिनेट कितना है 1। तो ऐसे लोकेट करते हैं हम। तो किसी पॉइंट की लोकेशन हम लोकेट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट्स की मदद से। तो जब भी ग्राफ खींचना होता है, इस तरह से एक्सेस लेने होते हैं। तो यूनिट वेक्टर्स में बेस वेक्टर्स कहलाते हैं कौन से? आई कैप, जे कैप, के कैप, इनसे दिखाते हैं। इन एन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट फ्रेम there are 3 unit vectors I cap, j cap and k cap. These are used to indicate x, y and z directions respectively. उन डायरेक्शंस को बताते हैं। अब हम ये क्यों कह रहे हैं कि सिर्फ डायरेक्शंस बताते हैं? क्योंकि इन सभी का मैग्नीट्यूड होता है 1। यूनिट वेक्टर्स है ना, these 3 unit vectors are mutually perpendicular to each other। तो इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है वो हमें समझना है। पहले तो मैं एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना चाहता हूं, तो ऐसे बनाऊंगा, ये x, ये y और ये z। तुमने देखा तुम्हारे घर में मकड़ी जो है जाला बना रही है ना? सो हियर इज द रूम,
कमरा है, और इसके एक कोने में कहीं पर मकड़ी ने अपना जाला बुना। मकड़ी इस जाले में घूम रही है। एट प्रेजेंट मकड़ी इस लोकेशन पर है, यहां है। तुमने एक डिवाइस ऐसा बनाया, डिजाइन किया, जो कोऑर्डिनेट्स, जैसे तुम्हें पता है जीपीएस, जीपीएस तो सब समझते हैं। व्हाट इज जीपीएस? नाम सुना है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और ड्रोन भी जानते हैं, हिंदी में कहते हैं ड्रोन, अंग्रेजी में कहते हैं ड्रोन। आर यू अवेयर ऑफ ड्रोन? ड्रोन उड़ाते हैं ना हवा में, शादी में उड़ते हुए देखे होंगे तुमने, उसमें शूटिंग करते हैं कैमरा लगा के। एरोप्लेन होता है ना छोटा वाला, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? उसको कहते हैं ड्रोन, और इंग्लिश में कहते हैं ड्रोन। तो ये जो ड्रोन है, अगर इससे हमें पिज्जा डिलीवरी करनी है, पिज्जा डिलीवर करना है, और हम सब कुछ प्री कंट्रोल करना चाहते हैं, यानी हम चाहते हैं कि ये ऑटो पायलट हो। ऑटो पायलट समझते हो सब? पिक्चर में सुना होगा ना शब्द ऑटो पायलट, नहीं सुना? एरोप्लेन चल रहा है, अब वो जो पायलट है उसको चाय पीनी है, एरोप्लेन ऊंचाई पर है, और कुछ ना तो लैंड कर रहे हैं, ना तो उसको उड़ा रहे हैं, यानी टेक ऑफ भी नहीं कर रहे, लैंडिंग भी नहीं कर रहे, तो पायलट के अटेंशन की जरूरत नहीं है, एरोप्लेन आराम से उड़ सकता है। तो उसको किस पे डाल देगा पायलट? ऑटो पायलट पे, और आराम से घूम फिर सकता है, चाय पी सकता है। डू यू नो दिस फैक्ट? कार में भी ऐसा फंक्शन होता है बच्चों, जब हम हाईवे पे जा रहे होते हैं, हाई एंड कार्स में ये फंक्शन होता है। उसको क्या बोलते हैं, नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, मुंह पे नहीं आ रहा नाम। तो उसमें स्पीड फिक्स हो जाती है, ठीक है, फिर हमें एक्सेलरेटर पे पाँव नहीं रखना पड़ता। क्रूज कंट्रोल कहते हैं बच्चों उसको, क्रूज कंट्रोल। तो क्रूज कंट्रोल फंक्शन अगर है कार में, तो एक्सेलरेटर पर हमें पांव रखने की जरूरत नहीं है, उसकी स्पीड फिक्स हो जाएगी, बस हमें स्टीयरिंग संभालना होता है, हमारे दोनों पांव फ्री हो जाते हैं। इट इज ए काइंड ऑफ ऑटो पायलट। तो अगर हम चाहते हैं कि, मान लो पिज्जा ऑर्डर किया है परी ने, परी ने अपने घर से पिज्जा ऑर्डर किया, ये है परी का घर, परी का घर, और ये है पिज्जा की दुकान, पिज्जा की दुकान, पिज्जा की दुकान। यहां लॉकडाउन लगा हुआ है, कोई आदमी आ जा नहीं सकता, ठीक है, रास्ता तो है, सड़क जा रही है यहां से, पर कोई आ जा नहीं सकता उसमें। तो पिज्जा डिलीवरी के लिए क्या अरेंजमेंट है? हमारे पास ड्रोन है, पिज्जा की दुकान वाले के पास ड्रोन है। अब वो अपने कंप्यूटर सिस्टम में कोऑर्डिनेट सेट करता है, परी ने उसको ऑर्डर दिया, परी का ऑर्डर उसके पास गया। तुम्हें पता है फोन में लोकेशन होती है, ऐसा सिंबल बना हुआ आता है कुछ, है ना, लोकेशन। तो लोकेशन ऑन रखते हैं अगर हम हमेशा, तो बैटरी भी ड्रेन हो जाती है, हमारी बैटरी ज्यादा खर्च होती है। तो अगर बैटरी तेजी से बचानी होती है हमको, या खर्च ज्यादा हो रही होती है, तो हम लोकेशन ऑफ कर देते हैं। तो ये लोकेशन, उसने जो सॉफ्टवेयर बना रखा है, वो लोकेशन उसके पास चली गई। परी ने जब पिज्जा ऑर्डर किया, परी के फोन की लोकेशन, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स, स्टेशन 1 के कोऑर्डिनेट्स इसके पास चले गए। इसने वो कोऑर्डिनेट्स फीड किए। अब वो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जैसे अभी मैंने बताया था, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स। उसने वो कोऑर्डिनेट फीड किए उसके सिस्टम में, ड्रोन के सिस्टम में, और ड्रोन जो इसकी छत पर है वहां उसको एक्टिवेट किया। बाकी उसे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, कैमरा वैमरा, जीपीएस सिस्टम से कंट्रोल होकर, क्योंकि उसके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, ड्रोन अपना शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल करेगा और परी के घर की छत पे उतर जाएगा, वहां पिज्जा ड्रॉप करेगा, और फिर यहां से वापस प्री डिफाइंड पाथ पर वो चले जाएगा। तो ये सब कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल होगा बच्चों, कोऑर्डिनेट एक्सेस
जब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स ये बहुत ही काम के। तो अब एक्स डायरेक्शन में कितना, वाई डायरेक्शन में कितना, जेड डायरेक्शन में कितना, वो सब प्री डिफाइंड हो जाता है। जैसे इस मकड़ी को लोकेट करना है तो एक्स डायरेक्शन में कितना जाना पड़ेगा, वाई डायरेक्शन में कितना जाना पड़ेगा, जेड डायरेक्शन में कितना जाना पड़ेगा, जिससे कि यहां पहुंच जाएंगे। तो एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में जो यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर होता है, मान लो यहाँ पर 1 खत्म हो रहा है, यहाँ 2, यहाँ 3, तो एक ऐसा वेक्टर अगर मैं चूज करता हूं जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और वो एक्स डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, तो हम इसको दिखाते हैं बच्चों आई कैप से। स्टैंडर्ड नोटेशन है। अगर मैं ऐसा वेक्टर चुनता हूं जो y डायरेक्शन में यूनिट मैग्नीट्यूड का है, तो हम उसे दिखाते हैं j कैप से। अगर मैं एक ऐसा वेक्टर चुनता हूं जो z डायरेक्शन में यूनिट मैग्नीट्यूड का है, तो हम उसे दिखाते हैं k कैप से। तो these are standard I cap, j cap and k cap are also known as base vectors. In an xyz coordinate frame, there are three unit vectors I cap, j cap and k cap. These are used to indicate x, y and z direction respectively. सिर्फ दिशा बताते हैं। These three unit vectors are mutually perpendicular to each other. It means इनके बीच में आपस में जो एंगल है 90 डिग्री एंगल को हम ऐसे दिखाते हैं। तो 90 डिग्री पर है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से 90 डिग्री पर है तो ये आई कैप जे कैप से 90 डिग्री पर है, वाई जेड से 90 डिग्री पर है तो ये एंगल भी 90 है, और एक्स और जेड के बीच का एंगल भी 90 डिग्री है। तुम ये मान लो जिस कमरे में तुम बैठे हो, ये कोना तो ये एक्स डायरेक्शन हुई, ये वाई डायरेक्शन हुई, ये जेड डायरेक्शन हुई। तो ये दीवारें 90 डिग्री पर हैं कि नहीं है, चेक कर लो। फर्श दीवारों के साथ 90 डिग्री पर है कि नहीं है। तो ऐसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझ सकते हैं। इसके बाद आया पोलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एटसेट्रा। तो इसको हम थोड़ा सा आसान बनाकर, मैं थोड़ा सा आसान बनाकर जो हमारे काम का कंटेंट है इस लेवल पर, तुम्हारे लेवल पर, उसको मैं डिस्कस करूंगा। पीडीएफ में शेयर कर देता हूं आज इसका, पर इसमें बहुत हायर लेवल का है कंटेंट, वो तुम स्किप कर सकते हो। ठीक है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है तुमको, बस जितना मैं बता रहा हूं उतना काफी है। ऐसे ही इंटरेस्ट अगर तुम्हारा बने तो देख लेना पीडीएफ, बाकी रिक्वायर्ड नहीं है। तो आज की क्लास खत्म कर दे बच्चों, फिर मिलते हैं हम कल, है ना। अगली क्लास कल ही है। बाय।